वो काम भी करना है, ये काम भी करना है, हमारे पास टाइम है 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो जो वो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको भी हम करेंगे, इसको भी अटेंड कर लेंगे, दोनों को साथ ले जाएंगे। कहीं मेरा मानना यही है, मैं आप सब दोस्तों को फिर एक मरतबा गुजारिश ही करूँगा कि दोनों काम करने पड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम वो करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मुझे आज ये मेरा तो अपना ही सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, मैं फ़िज़िक्स से ही हूँ, इसलिए फ़िज़िक्स में मुझे कहा गया है आप 8th क्लास का जो वहाँ सिलेबस है वहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है फोर्स एंड प्रेशर, इस पर बात करनी है। ये पूरा टॉपिक वहाँ पर बताया गया है और मुझे इस पर बात करने के लिए कहा गया है कि आप आ जाओ और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, और इकट्ठे मिल करके आप और हम इकट्ठे मिल करके इसमें कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और जानकर जैसा मैं बार बार बोलता हूँ उसको हम अपने क्लासरूम में ले जाएंगे। तो इस मामले में मैं आपसे यही पहले गुजारिश करूँगा कि मैं सुबह सुबह जब, चूँकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं काफ़ी बिज़ी था घर पर, आपको ये भी बताया गया, तो सुबह 5-10 मिनट 15-20 मिनट के लिए मैं बायजूस पर गया और मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ एक टीचर, फीमेल टीचर इसी टॉपिक पर बात कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसको पूरे से अंडरस्टैंड किया, हाँ लेवल का जहाँ तक सवाल है कि इट इज़ 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास जहाँ पर हमें बात करनी है, तो उस हिसाब से वो ठीक मेरे हिसाब से जा रहे थे। लेकिन जो हम चाहते हैं आज हमारे टीचर हमारे बच्चों को, हमारे 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को इस बारे में जो जानकारी देंगे वो उससे और आगे आनी चाहिए, उसी की कोशिश में करूँगा। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ मिलकर, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इस बारे में, इकट्ठे मिलकर के कोशिश करेंगे कि हमको आज सिर्फ उतना ही नहीं, उसे जितना हमारी बुक पर है बस उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि ये फिज़िक्स को पर्टेन कर रहा है ना ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले आपको स्टूडेंट को इसी के बारे में बोलना पड़ेगा। मान लो हमारा 8th क्लास का ही स्टूडेंट है और वो हमसे पूछता है, मुझे बताओ ये फिज़िक्स का साइंस किस बारे में, हम किस बारे में है, इसमें हम किस चीज़ के मुतालिक जानकारी हासिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से 6th क्लास के स्टूडेंट को, 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट को आगे क्लासेस में भी हम स्टूडेंट को पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। अब ये इस तरह से चलेंगे कि डिक्शनरी में इसका माने नेचर है तो इट इज़ नेचर, हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ज़माने में तो खैर वही से ये लफ्ज़ डिराइव हो गया, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है हिस्ट्री की बात करनी है, उसको बोलना है वो बातें भी, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हम उसको बताएंगे कि हम ये वो हमारा डिसिप्लिन है, ये वो हमारा एरिया है, ये वो हमारा ब्रांच है, ये वो साइंस है जिसमें हम मैकेनिक्स की बात करते हैं बच्चों के साथ, मैकेनिक्स को स्टडी करने की बात करते हैं, मैकेनिक्स समझते हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही एक वास्ट है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं 6th 7th 8th जो बच्चे हैं उनकी लेवल की बात करते हैं, तो उनमें हमें तमाम बातों को मैकेनिक्स में, मान लो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो होंगे जिनका फिज़िक्स बैकग्राउंड है वो हमको बताएंगे, अभी बहुत आगे ले जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बेसिक्स पर फोकस कर लेंगे, सिर्फ बताएंगे बच्चे को अपने आसपास देखो, गाड़ी को देखो, वाटर को देखो, आयर को देखो, क्रिकेट बॉल को देखो, इस तरह की बहुत सारी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं अपने बच्चे को, जहाँ हम उसको मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात बता सकते हैं और वो बहुत ईजीली इसको समझ सकता है। देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, और इसमें हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है और उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं, राइट, पहली बात। दूसरी बात हम उसको बताएंगे सिर्फ मैकेनिक्स ही नहीं,
हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में भी, और इसकी भी हम इसको कभी कभी एग्जांपल दे सकते हैं। ये ऑसिलेशंस क्या है, जैसे हम उसको किसी जगह पर वाल पर एक घड़ी होती है और वहाँ पर एक पेंडुलम होता है, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम उसको कोई अर्थक्वेक की बात कर सकते हैं, उस वक्त कुछ ऑसिलेशंस हो जाती हैं, अगर जो इनविजिबल है वो दिखाई नहीं देती हैं आंखों से, लेकिन फील तो हो जाती हैं। इस तरह से हम इसको इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं बच्चे को अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से। एक टीचर को मैं मानता हूं, क्योंकि आप एलिमेंट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, इसलिए आपको वो टीचिंग टीएलएम जिनको हम बोलते हैं उनको भी साथ रखना होगा जब आप साइंस पढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सबको कि मैंने जैसे बोला है, हम अच्छे से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्टेड होने हम चाहिए, मोटिवेशन हम में होनी चाहिए। मुझको लगना चाहिए, मैंने जैसे पीछे मैथमेटिक्स का क्लास दिया था, वहाँ भी बोला था अपने वीडियोज़ ऑन करो, मेहरबानी करके अपने वीडियो सब लोग ऑन करो। हम देखना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इन्वॉल्वड हैं, आप सिर्फ फिज़िकली नहीं, आप मेंटली भी हमारे साथ इन्वॉल्वड हैं, तभी तो इसका फ़ायदा है। वरना हमें ये फजूल लगता है, मुझे लगता है कि फिर हम अपनी एनर्जी और अपना पैसा और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो भी टीचर्स हैं, काम तो एक ही है ना, हम एक दूसरे से बात करेंगे, सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, बच्चों के पास चले जाएंगे और बच्चे तक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले पर छोड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारा काम हो गया। तो इसलिए ये जो यहाँ पर बोलते हैं हम, हमारे आबिद हुसैन, रोज़ी, मुदस्सिर, खुर्शीद साहब, इनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने वीडियोस को ऑन करो, इस लेक्चर में अपने आप को इन्वॉल्व करो। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे सारा पता है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हैं। तो इस तरह से आप बता रहा था मैं कि आप अपने टीएलएम को लेकर के, क्योंकि टीएलएम आप समझते हैं, अपने ट्रेनिंग्स भी यहाँ की हैं, तो कोई टॉपिक जो है उसके रिलेटेड जो टीएलएम है, एक टीचर को वो भी तैयार करने हैं, उसके साथ वो क्लास में जाएगा, लेक्चर का मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा उसका बच्चों तक पहुँच जाएगा। तो ये भी हम बता सकते हैं। इसी तरह से हम उसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी बता सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम दे सकते हैं। हम उसकी गाड़ी के एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें इंजन होता है और इंजन को समझना, इंजन कैसे चलता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हमको समझाता है। तो ये हमको बच्चे को बताना है कि जिस हमारा ये किताब में, हमारे जो टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक दिया गया है फोर्स एंड प्रेशर, ये फिजिक्स को पर्टेन कर रहा है और फिजिक्स का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देना पड़ेगा कि फिजिक्स, हाँ राइट, ये जो फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट किस बारे में हमको काम करना है, क्या हमको सीखना है। एक बात ये है जो हम सब लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे और उसको बताएंगे। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि अब हम अगर इसके एक टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पर जो है which I told you, it is motion of objects, जैसा आपने देखा भी है और मैं भी आपको इसको सप्लीमेंट कर रहा हूँ कि ये कॉमनेस्ट फिनोमिनन है। तमाम जो चीज़ हो रहे हैं उनमें सबसे कॉमन जो ये है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को इस वक्त नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर्स के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने एक बार बताया कि आप इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, बच्चे को बोलना है, बच्चा तब इसको इसके दिमाग में बैठेगा जब उसको हम एग्जाम्पल्स भी देंगे और कंक्रीट करके देंगे एग्जाम्पल्स। तो आपको मैंने बताया ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। कि जब इसके बारे में बात करते हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी बताएंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको एक ब्रेन में एक उस तरह का पोजीशन फ्रेम बनना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ बात बताई जा रही है जो मेरे दिमाग में बैठनी चाहिए। तो उसको हम बताएंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी किया जाएगा, मतलब क्या है स्टडी करने का। तो उसको बहुत सिंपल से तरीके से हम बताएंगे। इसको समझने का मतलब होता है क्वेश्चंस को आंसर करना। कुछ क्वेश्चंस हम दे सकते हैं जिनके आंसर्स ढूंढने का मतलब ही होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने ये भी बताया, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट
डिसिप्लिन है, इसलिए हम उसको अभी कन्फाइन करेंगे अपने लेवल पर, जिस लेवल पर हमें बात करनी है अपने बच्चों के साथ। इसलिए हमको उसको बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन उसको देंगे, इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आप ढूंढने हैं, और अगर हमने उनके जवाब ढूंढे हैं तो उसका मतलब ही है कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। मसलन एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझाने के लिए। पहला सवाल जो हमारे दिमाग में और स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए, हाउ मच द ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है। ये पहली बात, ये पहला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बोर्ड पर बना सकते हैं। बच्चों हमें इस सवाल का जवाब देना है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हमें इस सवाल को जवाब ढूंढना है। अगर हमने जवाब ढूंढा तो हम बच्चे को बोलते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से हाउ इट मूव्स, ये दूसरा क्वेश्चन हम उसको बता सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जो हम बोर्ड पर लिख सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इस सवाल को भी जवाब देना चाहते हैं, हाउ इट मूव्स, बताओ ये कैसे मूव करता है, जिसको हम आगे इलोबरेट कर लेंगे और आप भी इसको इलोबरेट कर लेंगे। तीसरा है व्हाई इट मूव्स, ये मूव जो है कैसे करता है। तो इस तरह से और क्वेश्चंस भी एक स्टूडेंट, एक टीचर सोच सकता है, बोर्ड पर लिख सकता है, बच्चे के साथ शेयर कर सकता है। बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा कि मुझे कुछ काम करने हैं और वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना ही मतलब होता है हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, राइट। और इन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए हम सबको, बच्चे को बोलना है दैट वी नीड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत है, हमें कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है इन सवालात के जवाब देने के लिए। इन सवालात के जवाब दिए तो हम मानेंगे हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अगर हमारा बच्चा हमसे एक और सवाल करता है, आखिर ठीक है मोशन फिनोमिनन हम समझते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करने का फ़ायदा क्या है, और हम बहुत क्विकली उसका अटेंशन अरेस्ट कर सकते हैं कि ये यही चीज़ें स्टडी करने से हम आज के वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में आप इतनी तरक्की देख रहे हो, कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कि ये आज बहुत पहले से हम स्टडी कर गए हैं लेकिन फिर भी उसकी रेलेवेंस है, तो बच्चे के हर सवाल को जवाब देना चाहिए, हमें अपने आप को उस तरह से तैयार करना है। तो इन सवालात के जवाब देने के लिए जो मैंने बोर्ड पर लिखे, उनके जवाब देने के लिए हमें बच्चे को बोलना है कि सवालात के जवाब देने के लिए वी नीड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू डिफाइन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, एंड उसको आप बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो भी ज़रूरत है यहाँ इस क्लास में, जो हमारा टॉपिक है, जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ फोर्स एंड प्रेशर, और इसी तरह से मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। आप अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं, कुछ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ। लेंथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसी तरह से मैथ भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम आगे बोलेंगे एरिया को समझने की ज़रूरत है, वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, डेंसिटी ये एक टर्म है जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, स्पीड ये एक टर्म है, वेलोसिटी ये है, इसी तरह से एक्सेलरेशन और इसी तरह से फोर्स एंड एटसेट्रा आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अपना टर्म भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। सो ये वो टर्म्स है, ये वो कॉन्सेप्ट्स है जिनको बच्चे को तक ले जाना है। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे का लेवल देख करके हमें बच्चे से बात करनी है कि ये वो टर्म्स हैं जिनको हमको डिफाइन करना है, जिनको हमको अंडरस्टैंड करना है, और इनको अंडरस्टैंड करने के बाद हम जो मैंने ऊपर लिखा था फिजिक्स में किन बातों पर ध्यान हम करते हैं, जैसे हमारे फिनोमिनन हैं, आपके लिए बोलते हैं, बच्चे के लिए भी रिपीट करके उसको प्रैक्टिकल लेवल पर लाना है, दैट मोशन स्टडी करना है,
वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में जानना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में अंडरस्टैंड करना है। अलग अलग क्लासेस में उसको ये बातें बताई जा सकती हैं। 8th क्लास में भी कुछ बातें बताई जा रही हैं, 7th क्लास में भी हमने उसको कुछ बातें बताई होंगी। और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए ये टर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने सिर्फ इतना यहाँ बंद नहीं किया, आगे इस लिस्ट को हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इनकी बात करते हैं। और अब हम बच्चे को यहाँ तक लेने के लिए सबसे पहले यहाँ आते हैं, लेंथ और मास और टाइम। इन टर्म्स को अगर बच्चे को बताना है तो उनको आप बोल सकते हैं दे कैरी अ मीनिंग द सेम एज द मीनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसा हम डे टू डे लाइफ में, जो बच्चा हमारे क्लास में नहीं है, हम अपने डे टू डे लाइफ में हैं, हम अपने घर में हैं, हम मार्केट में हैं, हम कहीं पर भी हैं, खेत में हैं, जहाँ पर भी है, जिसको हम डे टू डे लाइफ कहते हैं। जो हमारा फॉर्मल सिस्टम जो होता है क्लासरूम, इनफॉर्मल एजुकेशन बाहर भी होता है, तो उसको डे टू डे लाइफ में है। डे टू डे लाइफ में इनका जो माने हैं वही हमारे क्लास में भी इनका मीनिंग है। जैसे मैं बताऊंगा, राजू प्लीज एक स्केल अप, जैसे मैं बताऊंगा लेंथ का मतलब हम समझते हैं डे टू डे लाइफ में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कुछ बीच में है इसको हम लेंथ कहते हैं। सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आप बोर्ड पर भी बना सकते हैं, या आप ग्राउंड पर भी बना सकते हैं, या आप दीवार पर भी बना सकते हैं। यही हमारा मीनिंग लेंथ का है इन आवर डे टू डे लाइफ। आई रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, बट प्लीज अटेंटिव आप सब लोग हो जाएंगे। और अगर आपको सवाल करना है, हमारे पास टेक्निकल एडमिन यहाँ पर है राजू, और आप हैंड रेज करके मुझे स्टॉप करवा सकते हैं, लेकिन कोई साइड टॉक नहीं होगा। हम आपको बोलेंगे अपना ऑडियो ऑन करो और हम अपना सवाल, आपका सवाल लेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक वो होगा तब तक मैं यहीं से कोशिश करूँगा कि जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं उनको मैं खुद ही लाऊंगा सामने और जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। इसलिए मैं फिर बता रहा हूं कि क्या ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खुर्शीद साहब और साइका और मुदस्सिर और नीलोफर अख्तर और मुजम्मिल, इनके वीडियोस मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, इनको भी वीडियो ऑन करना चाहिए। तो लेंथ, मास एंड टाइम मैं बोल रहा था, हम बच्चे को बोलेंगे ये टर्म्स फिजिक्स में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ काम हमारा है। फिजिक्स में हमारा काम है उन एरियाज को समझना जो मैंने भी बताया। एरिया में टर्म नहीं बोलता, वो डिसिप्लिन जो मैंने बताए, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड करने से बाकी चीज़ों पर हम जा सकते हैं। तो उनको समझने के लिए एक टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो लेंथ है, अगर मुझे बच्चा बोलता है सर लेंथ क्या है, तो मैं उसको बताऊंगा दीज 3 टर्म जो मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, इनको बच्चे को वही मीनिंग पहले देना है जो इनका मीनिंग है इन आवर डे टू डे लाइफ। Of course, there may be some from physics background. These have undergone a tremendous change. The concept that we will be studying here with regard to these 3 terms, that has undergone a tremendous change. So, but that is an advanced physics. वो एडवांस क्लासेस में जब उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो तब जाकर उसको आकर के हम बोलेंगे कि लैंग्वेज जो आपने पीछे अंडरस्टैंड किया है उसको हम आज मॉडिफाई करके आप तक लाएंगे। लेकिन अभी उसका लेवल थोड़ा सा लो है, इसलिए हमें वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे मेरे पास कोई टीचर होगा, कहेगा दैट इज द मास कांस्टेंट और डज इट चेंज, ये भी बात हम नहीं करेंगे, हम उसको बेसिक आइडियाज की बात कर लेंगे। तो दे हैव द सेम मीनिंग एज देयर मीनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल, इस एंड से इस एंड तक कितना है तो इसको हम लेंथ का बताएंगे। इसी तरह से ये जो मास है जो हम बाहर भी बात करते हैं, जैसे मैंने डे टू डे लाइफ में बताया दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको हम कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में मास का कॉन्सेप्ट है। और इस भी हमारे साइंस क्लास में भी, हमारे फिजिक्स क्लास में भी यही कॉन्सेप्ट है मास का। आगे के लिए हम उसको और इलोबरेट करने की कोशिश करेंगे और साइंटिफिक बनाने की कोशिश करेंगे। इवन इफ ये जो मैंने बताया इट कैन बी समटाइम्स कॉल्ड वेग, मैं लिखूंगा यहाँ पर बोर्ड पर, इट इज VAGUE, यानी जो डेफिनेशन जो हम दे रहे हैं मैथ्स के बारे में,
ये वेग भी बन जाता है, मीनिंगलेस बन जाता है। लेकिन पहले हम बच्चे को बताएंगे, उसके बाद अलग तरीके से उस तक लाने की कोशिश करेंगे और वो खुद समझ जाएगा कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह से टाइम, जब से मैंने लेक्चर शुरू किया और अभी तक जो बीच में कुछ हुआ, इट इज टाइम, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स जो होते हैं, सुबह आपने चाय पी, शाम को आप फिर चाय पिएंगे, बीच में जो इंटरवल पास हुआ ये टाइम है। ये हमारा टाइम का मीनिंग है इन आवर डे टू डे लाइफ। और यही अभी मीनिंग ऑफ टाइम है फॉर अ स्टूडेंट इन 6th, 7th and 8th. So these are the terms we can introduce to a student and tell him that we need them in science, we need them in physics, we need length, we need mass, we need time. Similarly, other things will come up. मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है इनको सबको एक एक करने के लिए, एक एक चीज बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इनको स्किप करके, लेकिन आगे मौका मिला, अल्लाह ने चाहा, हम एक दूसरे के साथ फिर इंटरेक्ट हुए, चाहे ऑनलाइन मोड में या चाहे यहाँ डाइट में आकर के कुछ पे भी मुझे मौका मिला, तो हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे को भी यहाँ कॉन्सेप्ट बैठेगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बहुत बार बताया, लंबा एक्सपीरियंस है, ऐसे तो कद में छोटा हूँ लेकिन एक लंबा एक्सपीरियंस है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जब वो ऊपर आते हैं ऊपर क्लासेस में, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एक टीचर इंसाफ नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है? ये नहीं कि टीचर के पास वो नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, रीज़न सिर्फ एक कि टीचर मेरे हिसाब से अभी जो मैं समझता हूँ मेहनत कम हम करते हैं। हम शर्ट भी अच्छा पहनते हैं, पैंट भी अच्छा लगाते हैं, बाकी सब चीज़ों की तरफ हम ध्यान करते हैं, लेकिन जो बेसिक मकसद हमारा था वो मेहनत करेंगे अपने बुक्स पर और मेहनत करके दिन रात सोचते रहेंगे कि किस तरह से मेरे बच्चे को मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी, किस तरह मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लासरूम में ले जाऊंगा। वहाँ पर हमारी कोताही होती है। आज खैर मैं देखता हूँ चेंज आ रही है, हमारे एनर्जेटिक जो है यंग जनरेशन ऑफ टीचर जो है वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो इनके बारे में इस वक्त बात नहीं करेंगे, कुछ यहाँ पर हम सिर्फ अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। ये जो मैंने बोला था यही 8th क्लास का चैप्टर है। मैंने खुद नहीं देखा 8th क्लास का सिलेबस, मैं सुबह बायजूस को देख रहा था, वहाँ एक टीचर फीमेल टीचर ही थी, तो भी स्पीक बहुत अच्छे से कर रही थी। हालांकि उसने क्लास का इंसाफ नहीं किया मेरा मानना है, लेकिन वही मुझे पता चला दैट 8th क्लास सिलेबस में इम्पॉर्टेंट एक फुल टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। मैं भी आज इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो लेट्स ऑल फ्रेंड्स बी अगेन अटेंटिव एंड ट्राई टू टॉक अबाउट इट। फोर्स को जब इंट्रोड्यूस करना है तो मैं जब करता हूँ, मैं जब क्लास में जाता था और मैं जब क्लास में जाता हूँ, क्योंकि मैंने आप सबको बोला मैं आज भी क्लास में जाता हूँ, और मैं जब जाता हूँ जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तब तक 2-3 महीने हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 महीने में मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है, एक बेस बनाया होता है, और हम यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ से एक लैडर जैसे बनता है। और मैं बच्चे को पहले दिन बोलता हूँ, मैंने यहाँ अपने फैकल्टी मेंबर से भी कहा, मैं उनको बोलता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स ये है, लेकिन ये आप अभी मुझे मत बताओ, 4 महीने तक क्लासेस लेते रहो, 4 महीने के बाद अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपका वक्त ज़ाया हो गया है। आप नए सिरे से कोशिश करना नए टीचर के पास। इसलिए एक ही लेक्चर में इसके बारे में सारी बातें बताना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ, बहुत एक सीढ़ी बना करके जब मैं यहाँ आता हूँ, तो उस दिन मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ। उनको मैं बोलता हूँ, मान लो आप उस दुनिया के इलाके में हैं, हालांकि हम उस दुनिया के इलाके में हैं, जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ मान लो आप दुनिया के उस इलाके में रहते हैं जहाँ पर सेब नहीं है, हालांकि यहाँ पर है, इसलिए हम खुशकिस्मत हैं, और मुझे उन चीज़ों की पता नहीं है जो बाकी दुनिया में है और यहाँ नहीं है। इसलिए मैं मिसाल दे करके आपको बोलता हूँ, सेब
एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, हमारे पास तो अवेलेबल है, हमारे बच्चों को भी पता है, लेकिन उनको बोलना है। मान लो आप दुनिया के एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये सेब नहीं है, और एक टीचर को सेब पढ़ाना है, सेब के बारे में पढ़ाना है, तो क्या करेगा? एक टीचर क्या करेगा जब उसको बच्चों को सेब के बारे में बोलना है और सेब हमारे पास अवेलेबल नहीं है? मैं फिर बोलता हूँ, कश्मीर में तो हर जगह है, लेकिन आपको मान कर चलना है। इस तरह की आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप उसको बोल सकते हैं, पहली बार जब आपको बच्चे को बोलना है, सेब को डिफाइन करना है ना, सेब को इंट्रोड्यूस करना है ना, सेब के बारे में बताना है ना बच्चे को, आप बोलते हैं इट इज, यानी सेब, एप्पल, एप्पल इज, इट इज राउंड। एक चीज है जो गोल होता है, उसको सेब बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, इसमें बाल भी आ सकता है क्योंकि बाल भी राउंड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर मुझे एप्पल को बच्चों तक ले जाना है, अगर मुझे एप्पल के बारे में बच्चे से बात करनी है, अगर मुझे उसको बोलना है एप्पल क्या चीज़ है, और एप्पल उसके पास अवेलेबल नहीं है अपने आसपास में, सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, तो मैं पहली बात करूंगा एन ऑब्जेक्ट दैट इज राउंड। एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज राउंड। तो मैंने डेफिनेशन दिया, गलत तो नहीं है लेकिन कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन में और ऑब्जेक्ट्स भी फिट हो जाते हैं। इसमें एप्पल भी आता है, वो भी राउंड है। पहले उसको राउंड बोलना है, राउंड क्या है मान लो इसने समझ लिया है। उसके बाद टमाटो भी उसमें आता है, उसके बाद बाल भी इसमें आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपका डेफिनेशन गलत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट जो बच्चे तक जाता है गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट भी नहीं है। इसलिए मैं उसको एक और डेफिनेशन देता हूं, एक और ऐड करता हूं, ताकि ये समझ वो, क्योंकि अगर मैं यहीं पर रुका, मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट दैट इज राउंड इज कॉल्ड एन एप्पल, मान लो ऐसा कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट दैट इज राउंड इज कॉल्ड एन एप्पल, तो बच्चा मेरा बाहर जाएगा, ग्राउंड में बाल देखेगा और कहेगा ये एप्पल, ये एप्पल, ये एप्पल, ये एप्पल, और दो लोग, बाकी लोग उसको कहेंगे आर यू मैड? वो कहेगा मेरे टीचर ने बोला दैट सम ऑब्जेक्ट इज राउंड एंड दैट इज एन एप्पल, इट इज राउंड देयरफॉर इज एन एप्पल। सो देयरफॉर मुझे और बातों को बताना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा इट इज रेड, ये रेड भी है, मान लो ऐसा है, एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज रेड। अभी भी सारी चीजें उसमें आती हैं, एप्पल भी रेड है, बाल भी रेड हो सकता है, और टमाटो भी रेड हो सकता है। तो गलत मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मुकम्मल नहीं हूं। तो आगे के लिए मैं कहूंगा इट इज ईटेबल, ये ईटेबल है, तो अब बाल यहां से बाहर हो जाएगा, अब बाल यहां से बाहर हो जाएगा, इस डेफिनेशन से बाल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कहा एप्पल इज ईटेबल, तो उसको खुद को मालूम है बाल तो ईटेबल नहीं है, तो कम से कम वो बाल को एप्पल नहीं कहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये लोग हैं, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैंने अपने दोस्तों से कहा था, लेकिन मुझे जब प्रोग्राम होता है तो मैं इसको भी सीरियसली लेने की कोशिश करता हूँ। मैं शायद इंसाफ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फिर भी है सरताज अहमद, या तो कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी है कि उसका वीडियो नहीं मुझे मिल रहा है, यहाँ पर ये मुश्ताक साहब हैं या हसीब कोई है, तो इनको भी मैं गुजारिश करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब हम इंटरेक्ट करेंगे, जब एक दूसरे को सुनेंगे, जब एक दूसरे की बात शेयर कर लेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मेरी गुजारिश है। मैंने एक और कंसेप्ट बताया, मैंने कहा मुझे बच्चा बोलता है सर मेरे सिलेबस में एप्पल के बारे में बात करनी है, मुझे बताओ एप्पल क्या है। मैंने कोशिश करी और मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने कहा इट इज़ ईटेबल, ये ईटेबल है। तो अब अगर वो बाहर देखेगा एन ऑब्जेक्ट विच इज राउंड यानी बाल, एन ऑब्जेक्ट विच इज रेड यानी बाल, लेकिन वो ईटेबल नहीं है, तो बाल को वो एप्पल नहीं कहेगा। तो एक तो हमने बाहर निकाला, यानी मेरे बच्चे को थोड़ा समझ आने की, उसको समझ आ रहा है बात क्या हो रही है। इसी तरह से ईटेबल में एप्पल भी है,
ईटेबल में टमाटो भी है, तो अभी भी मेरा डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। आगे के लिए मैं कहूँगा इट इज डिलीशियस, ईटेबल भी है और डिलीशियस भी है, तो अब शायद टमाटो भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि टमाटो थोड़ा सॉर टेस्ट होता है। तो जब वो टमाटो खाने की कोशिश करेगा, कहेगा ये डिलीशियस नहीं है, तो इस सर के मुताबिक ये एप्पल नहीं है, तो टमाटो भी बाहर हो गया। तो करते करते हम बच्चे के दिमाग में बैठाएंगे कि क्योंकि मेरे जेब में नहीं है ना, वरना टीचर ऐसे आएगा कि मुझे एप्पल के बारे में बात करनी है, एप्पल जेब में लाएगा, बाहर निकालेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्या है, वो कहेंगे सर नहीं सुना है, कहेंगे ये एप्पल है, सबको एक एक बांट देगा और कोशिश करेगा उस तरह से। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, आप उस दुनिया के इलाके में हैं जहाँ पर एप्पल आपको अवेलेबल नहीं है और फिर भी बच्चे को एप्पल के बारे में बताना है, तो आप इस तरह की कोशिश करेंगे। बराबर यही चीज़ यहाँ फिजिक्स के टर्म्स के साथ भी है। फिजिक्स के टर्म्स को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आपको फोर्स, हालांकि पहले तो आपने बेस बनाया होगा, पहले आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाने के लिए आपने बेस, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपने उसका बेस तैयार किया होगा, आप रोज़ उसके साथ बातें करते होंगे, आप रोज़ उसका लेवल डेवलप करते जाएंगे और आप यहाँ पर पहुँचेंगे। आज आपको क्लास में स्टूडेंट्स को फोर्स के बारे में बताना है, तो क्या ये पॉसिबल है मैं जेब में हाथ डालूंगा, बाहर निकालूंगा, बच्चों बताओ मेरे हाथ में क्या है, वो कहेंगे ना सर हमको पता नहीं, आप दिखाओ, मैं हाथ खोलूंगा, कहूँगा ये फोर्स है, तो उनको क्या समझ आ जाएगा। तो ये तो ऐसी चीज़ नहीं है, इसको भी बराबर इसी तरह से बच्चे तक ले जाना है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कंक्रीटाइज करके बच्चे तक ले जाना है। मेरे पास ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं फोर्स लाऊंगा जेब में और क्लास में जाऊंगा, जेब से बाहर निकालूंगा, ये फोर्स है, ये तो तरीका नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करके बच्चे को फोर्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वन वे ट्रैफिक जा रहा है, मैं आप में से किसी दोस्त को रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो अपना ऑडियो ऑन करके मुझे बताए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ और क्या आपको मेरी इस बात समझ आ रही है। सर Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू You are going excellent, sir. थैंक यू सर। तो जब इस फोर्स के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले जो हमारे बुक्स में है, मैं भी वैसे ही जाऊंगा। मैं पहले इस फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चे को एक बात बताने की कोशिश करूंगा और अपने एनवायरनमेंट से मिसालें दे करके उसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा माहिर नहीं हूँ। मैंने जब सुबह क्लास देखी थी, वहाँ पर वो एनिमेशन के ज़रिए और डायग्राम्स के, उनके पास बहुत आसान है, इंटरनेट से लाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर बोर्ड पर खुद अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगा। और आप क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, आप अपने लेक्चर में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिसालों को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं जब इस कॉन्सेप्ट को बच्चे तक ले जाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स, मैं उसको पहले बोलूंगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कोई भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी एक लेक्चर डिलीवर किया था, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसके कान इंपॉर्टेंट है नहीं, उसकी आंखें इंपॉर्टेंट है नहीं, हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, उसकी नाक इंपॉर्टेंट है नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट इनिमेट, लिविंग और नॉन लिविंग, सबसे सिंपल जो है हम एग्जाम्पल देते हैं वो होता है एक इस तरह का बनाएंगे, ये अवेलेबल भी है सब जगह पर, ये सब जगह पर अवेलेबल भी है, उसको बोलते हैं वुडन ब्लॉक, उसको हम बोलते हैं वुडन ब्लॉक। इसी को हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। ए वुडन ब्लॉक, इट इज एन ऑब्जेक्ट। देन टुमारो इट कैन बी अ कार, टुमारो इट कैन बी एप्पल, टुमारो इट कैन बी एनी अदर ऑब्जेक्ट, बिग और स्मॉल, विजिबल, इनविजिबल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, any object we can consider. So for the time being, the example that you can give to your student in the classroom is not difficult. You have at your home, and all of us do have
a wooden block. So we can take a wooden block. We will have a table in the laboratory or in our classroom. We will place that object. जैसे मेरे पास भी है, एक मिनट आप वेट करना। जैसे यहाँ पर मेरे पास भी यहाँ पर है, तो मान लो ये मैं उसको कहूँगा ये ऑब्जेक्ट है, रखूँगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, रखूँगा यहाँ पर। इस तरह एक ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे क्लासरूम में। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, इसके स्टेट जो है, स्टेट हालत इसकी जो है, हालत, क्योंकि आपने उसको कंसेप्ट दिया होगा कि हम किस बात की तरफ जा रहे हैं। हमने उसको फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, हमने उसको बोला वहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनको ब्रांचेस बोलते हैं। हमने उसको सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर लिया है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का बेस तैयार करना है। 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, इन क्लासेस में इसकी बेस तैयार करनी है। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके बारे में और जानेंगे और बाकी एरियाज, बाकी डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करेगा। तो ये वुडन ब्लॉक है। उसके बाद मैं उसका बोलूँगा इसका स्टेट, इस ऑब्जेक्ट का स्टेट। दो स्टेट हम कह सकते हैं, हालत इसकी हम कहते हैं, हालत इसकी हालत क्या है, हम क्या देख रहे हैं, तो हम उसको बता सकते हैं। इट कैन बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पर हो सकता है। हालांकि ये टर्म्स जो हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये आप समझते होंगे, आपने उनको सुना भी होगा अगर आप साइंस पढ़ते हैं। मैं उनमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत क्विकली यहाँ पर आना चाहता हूँ। तो ये इसका स्टेट हालत जो है, जिस ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, यहाँ पर है, इट्स एट रेस्ट। और वी मे सी आल्सो दैट ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा होगा, इट मे बी यूनिफॉर्म मोशन। तो तब तक शायद आपने उसको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी बोला होगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दीज आर द स्टेट्स, ये स्टेट कहलाते हैं। इनको समझाने की ज़रूरत है, बच्चे तक इस चीज़ को लाना है दैट हमारा ऑब्जेक्ट, हम उसकी केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, हम उसकी चीज़ों को अंदर जाकर के, इसकी नाक है, कान है, लिविंग है, बाकी चीज़ें हैं, ये हम नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं हमारे हिसाब से इसके दो स्टेट हो सकते हैं, हालत हो सकते हैं, इधर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ये बात आ गई। तो उसके बाद मैं बोलूँगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका स्टेट जो है, यहाँ पर मान लो ये हम बोलेंगे, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह से, मान लो ऐसे, इस तरह से मैं टेबल की बात करूँगा, यहाँ है ये टेबल हम बना सकते हैं। आप भी इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप भी अपने हाथ को बहुत ही स्किल्ड बना सकते हैं, आप बहुत से अच्छे खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे। और अगर आपका खूबसूरत डायग्राम बना तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज ओवर। अगर आपका खूबसूरत डायग्राम बना, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहीं माँ की पेट से ही कोई वो आर्टिस्ट नहीं हुआ है, उसने प्रैक्टिस करी है, और यहाँ पर हम थोड़े पीछे हो रहे हैं। तो आप बना सकते हैं, देयर आर नाउ गुड टीचर्स, यू मे बी वन अमंग। तो ये हम टेबल बना सकते हैं, कहते हैं ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। और अब मैं बताऊंगा एक वो चीज, एक वो एजेंट जो है, फिर इसके बारे में और कर सकते हैं, और बातें कर सकते हैं। एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा चीज जिससे इसका स्टेट जो है, जैसे हम बोलते हैं, हमारे बुक्स में भी है, द पुल और पुश। पहले स्टार्ट करने के लिए पुल और पुश विच चेंजेस और tends to change the state of an object, tends to change the state of an object। बस आपने बहुत कमाल किया। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने अभी बोला था कि हमें उसको बहुत आगे ले जाना है। जब मैं एप्पल की बात कर रहा था कि एप्पल को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करेंगे, इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, आगे भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले बच्चे को ये बात लाएंगे सामने, क्योंकि ये उसको बताना बहुत आसान होगा। पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट आपने बताया, यानी कहने का मतलब है अगर ये वुडन ब्लॉक रेस्ट पर है और अगर इसका स्टेट चेंज हुआ, अगर इसका स्टेट चेंज हुआ, अगर ये मोशन हरकत उसने करनी शुरू करी,
यानी इसका स्टेट चेंज हुआ, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन पर आया, तो जिसने किया उसको स्टूडेंट को बोलना ये फोर्स है। ये इस तरह नहीं होगा कि ये मेरी जेब में होगा, निकालूंगा और कहूंगा फोर्स इज अ काउ, डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज 4 आईज, इट हैज 2 आईज, 4 लेग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे आप फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे आप काउ के बारे में डिस्क्रिप्शन करते। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, फोर्स को समझाने के लिए यही तरीके हैं, इसीलिए हम इनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे के दिमाग में इसके बारे में एक पिक्चर बन जाएगा और तब हम जाकर बोलेंगे ये हमारा कंक्रीट कॉन्सेप्ट हो गया है। तो यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, इसका स्टेट मैंने बताया, इट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और ये यूनिफॉर्म मोशन भी समझाने वाली बात है, बच्चे को इस तक ले जाना है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे बहुत बातें हैं, 4 महीने लग जाते हैं यहाँ तक आते आते। तो आज मैं पहले ही लेक्चर में यहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप बच्चे को यहाँ पर लाएंगे पहले। चलो ठीक है, सिलेबस में नाज तो इधर पे विनी ताकि फोर्स एंड प्रेशर, तो भी 1-2 लेक्चर आपको देने पड़ेंगे ताकि बच्चे को तैयार करेंगे आप मेंटली दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में नाज तचना इस टाइम कम नहीं, एज अ टीचर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू प्रिपेयर, गिव एक्स्ट्रा टाइम, प्रिपेयर द ग्राउंड सो दैट यू आर हियर। फोर्स एंड प्रेशर कॉन्सेप्ट में तो मैंने बोला वुडन ब्लॉक है, मैंने बताया इसका स्टेट हालत जो है वो रेस्ट है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो अगर यहाँ पर मैंने टेबल पर इस ऑब्जेक्ट को रखा, अगर उसका स्टेट चेंज आपने देखा हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे जिस चीज ने ये स्टेट इसका चेंज करा, इट वाज एट रेस्ट, इट इज इन मोशन, इट इज इन मोशन, इट स्टॉप्स, या टेंडेंसी ऐसा हो रहा दिख रहा है, तो जिस चीज ने किया उसको बोलते हैं फोर्स। तो देयरफॉर पुल और पुश, यानी ये यहाँ पर है ऑलरेडी मोशन में था, मैं इधर से आया उसको पुश किया और रोक दिया तो मैंने फोर्स अप्लाई किया। ये यहाँ पर ठहरा हुआ था, मैं यहाँ से आया उसको आगे पुश किया आगे की तरफ और उसको रेस्ट से मोशन में लाया, तो जिसने किया उसको हम फोर्स बोलते हैं। फिजिक्स में यही पहली बात है जो हम बच्चे तक लाते हैं और बच्चे को फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। पुल और पुश which changes or tends to change the state of an object। समझाने के लिए बहुत है, आपके पास बहुत मिसालें हैं। आप ऑब्जेक्ट कहते हैं ये रेस्ट पर है, यहाँ पर रखेंगे एक ऑब्जेक्ट, फिर उसको यहाँ से धक्का मारेंगे, धक्का मारा तो इसका स्टेट चेंज हुआ, बच्चे को बोलना है ये जो धक्का है इसको फिजिक्स में फोर्स का नाम दिया गया। अब कुछ टीचर्स मुझे बोलते हैं नाम क्यों पढ़ा, तो नाम पढ़ने के लिए बहुत रीजंस होते हैं। कभी कभी नेम होता है that earlier we have certain terms in our dictionary और वहाँ से लाते हैं। कभी कभी कुछ टर्म्स यहीं से नई इन्वर्ट हो जाते हैं और उनको डिक्शनरी में लिया जाता है। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि जब मैग्नेट का नाम करने की बात आ गई, आपने पढ़ा भी होगा, ये हिस्ट्री भी है, जब मैग्नेट को नाम करने की बात आ गई तो वो जो जगह था मैग्नीशिया सेंट्रल एशिया में वहाँ पर है, वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को देखा गया और उसको मैग्नेट, और आज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मैं कहता हूँ मैग्नेट, तो नाम उधर से, तो नाम में कुछ नहीं रखा गया। जैसे बोलते हैं ना नाम में कोई चीज़ नहीं है, काम देखते हैं, इसलिए नाव स्केच करना बदल के नाव, ये तो बात हो सकती है लेकिन इसके लिए हिस्ट्री में जाना है, उसमें बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। हम उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दैट पुल और पुश चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत से मिसालों से आप उसको दे सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, उसको धक्का मारा, इट इज इन मोशन, आप कहेंगे ये फोर्स है। ऑलरेडी कोई वहाँ पर बॉल इन मोशन है, फील्डर आया हाथ से स्टॉप किया तो यह अप्लाइड अ फोर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जहाँ से ये आप उसको बच्चे तक ले जा सकते हैं। राइट, आगे मैं बढ़ूंगा। आगे के लिए हम बताते हैं कि ये फोर्स के बारे में और कुछ सवालात के जो जवाब देने हैं। एक सवाल जो है जो इसके बारे में और है, एक तो थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया, मिसालें दी, कुछ एक्टिविटीज करी,
आपके पास वो TLMs होंगे, आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप उसको बाहर ले जा सकते हैं, आप उसको गाड़ी में घुमा सकते हैं, गाड़ी मोशन में है, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई, तो आप बोल सकते हैं कि स्टेट चेंज हुआ, तो इसका मतलब हमने फोर्स इस पर लगा दिया, फोर्स लग गया इसीलिए गाड़ी रुक गई, फोर्स लग गया इसीलिए बाल रोक दिए हमने। तो इस तरह से आप बाहर से भी एग्जाम्पल्स, क्लासरूम में भी एग्जाम्पल्स, घर में भी एग्जाम्पल्स, हर जगह बच्चे भी एग्जाम्पल्स दे सकता है। लेकिन इसके बारे में और जानने की ज़रूरत है, और जो सवाल मेरे दिमाग में आते हैं मैं लिखूंगा यहाँ पर। एक सवाल ये है, Where does the force come from? Where does the force come from? एक ये है, यह फोर्स आता कहाँ से? एक सवाल ऐसा हो सकता है। एंड अगर मैं फोर्स के लिए सिंबल अब इस्तेमाल करूंगा, इट इज, मान लो ये, इसको हम बोलेंगे ये फोर्स है। मैं कुछ सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले भी ये सवाल मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये तीसरा सवाल है। पहले मैं ये सवाल खुद से करूंगा, व्हाट हैपेंस, ये बच्चे को भी बोलना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे आपके सिलेबस में जैसा है, क्योंकि जब मैंने सुबह लेक्चर सुना तो वहां पर उसके बाद ये डेफिनेशन देने के बाद वो बोल रहे थे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसकी बात कर रहे थे, और उसके बाद सीधे आगे कांटेक्ट फोर्स की मिसालें देने लगी और नॉन कांटेक्ट फोर्स की मिसालें देने लगे। उसके बाद वो प्रेशर पर आ गए। लेकिन मैंने समझ लिया, सोच लिया कि आज हमारा जो बच्चे का लेवल है उसको थोड़ा सा और बताने की ज़रूरत है। नाज़िमा चुप से 11-12 पढ़ना नहीं, ये हमारे बच्चे को 6, 7, 8, 9 यहीं से इसके लिए तैयार हो जाना है। आगे के लिए भी वही है, फिर PG में भी वैसा ही है। व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या होगा व्हेन नो फोर्स एक्ट्स, ये मेरे दिमाग में सवाल आता है। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट को क्या होगा? मैंने अभी जवाब दिया, मैं फिर दे रहा हूं। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, व्हाट हैपेंस to an object when a force acts, ये दूसरा सवाल है। तीसरा, where does the force come from, ये फोर्स आता कहां से? where does the force come from, इन सवालों के जवाब देने without taking the child to Newton's laws, इन सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। हमें न्यूटन्स लॉज को भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो अगले क्लासेस में पढ़ेगा। लेकिन ये सवाल कर सकते हैं फोर्स को और अंडरस्टैंड करने के लिए। और तीसरी बात, हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तरीके से बताओ फोर्स क्या होता है। न सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव भी बताओ, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ये भी बहुत जरूरी है। फिजिक्स के कोई भी टर्म जो है, फिजिक्स का कोई भी जो टर्म है हमको यहाँ आना है। मैं इसको बक्स में रखूंगा, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेंथ बोलते हैं भी बच्चे को, इस एंड से इस एंड तक जो है उसको हम लेंथ कहते हैं, बताया। लेकिन बोलेगा कितना है, मेजर करके बताओ, तो वो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हमें भी बोलना है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। क्वालिटेटिव मैंने बताया, इट इज पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो मोशन में चला, जिसने किया वो फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, वो स्टॉप हुआ, जिसने किया उसको फिजिक्स में फोर्स कहते हैं। ये क्वालिटेटिव आ गया। क्वांटिटेटिव कंसेप्ट कितना है, यानी अगर फोर्स यहाँ पर लगा, इस ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर फोर्स मैंने लगा दिया, अगर इसका स्टेट चेंज हुआ तो कितना फोर्स लगा दिया, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को इस बात की भी मालूम, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो पहले यहाँ पर आते हैं, व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो फोर्स एक्ट्स। अगर एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, मान लो एक ऐसा सिचुएशन आप बना सकते हैं जहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो आप उसको सीधे बता सकते हैं इट कंटिन्यूज,
ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। इसी को बाद में न्यूटन लॉ भी बोलते हैं, लेकिन हम अभी न्यूटन लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम सीधे बोलते हैं बहुत मिसालों से। यहाँ पर टेबल पर बुक है और अगर कोई पर्सन नहीं आया, उसने फोर्स लगा कर को उससे वहाँ पर रिमूव नहीं किया, तो ये बुक हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा। इसी तरह अगर कोई और ऑब्जेक्ट कहीं पर ठहरा हुआ है तो ये वहीं पर उसी हालत में रहेगा। लेकिन मोशन में थोड़ी प्रॉब्लम बच्चे को आ जाती है। बच्चे को आप बोलेंगे अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर कोई चीज़ उस पर नहीं लगा, यानी अगर कोई फोर्स उस पर नहीं लगा तो ये रुकेगा नहीं। लेकिन बाहर जाकर के वो कभी देखता है कि कोई बाल जब बड़े ग्राउंड में मोशन में एक मरतबा सेट करके उसको हम लीव करते हैं तो आगे जाकर के जैसे वो खुद रुकता है, तो वो शायद मुझे कहेगा यहाँ सर आपने बोला था ये मोशन में था, उस पर तो अपैरेंटली कोई चीज़ नहीं लगा, जिसको हम बोलते हैं हमने कोई फोर्स इस पर नहीं लगाया, तो ये क्यों रुक गया। तो उसको उधर जाने के लिए उस सवाल का जवाब भी बताना है, रुकना नहीं है। उसको बोलना है कि इनविजिबल चीज है जो लग रहा है, वो भी फोर्स है, जिसको बाद में हम फ्रिक्शन बताएंगे। जिसको फ्रिक्शन अगर वो रिमूव्ड है, अगर वो भी एब्सेंट है, तो वो बाल जो एक मरतबा मोशन में है वो खुद कभी रुकेगा नहीं। यही फिजिक्स है। इसी तरह उसको आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की तरफ ले जाना है, इन बातों का उसको एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन वो सवाल करेगा एक सवाल जो वो बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड करेगा। मेरा बुक टेबल पर है, मैं इसको बोलता हूं मेरा बुक टेबल पर है, देखो मेरे बच्चों बुक टेबल पर है तो ये टेबल पर ही रहेगा। यही मैं कहता हूं कि अगर फोर्स एक्ट नहीं करता है तो बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। इसी तरह एक बॉडी मोशन में, जैसे बाल को सेट किया मोशन में, तो उसके बाद अगर कोई फोर्स पर नहीं लगा तो ये मोशन में ही रहेगा। लेकिन वो वहां पर उल्टा देखता है, वो देखता है बाल मोशन में है तो खुद जाकर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकता है। मुझे आकर के कहता है सर आपने बोला था अगर एक बॉडी मोशन में है रुकेगा नहीं, तो वहां पर उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वहां पर उसको बोलना पड़ेगा एक चीज इनविजिबल है, बाद में आपको समझाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके समझाएंगे। एक चीज इनविजिबल है जो इस पर कंटिन्यूअसली लग रहा है और उसी ने उसको रोक दिया। अगर वो एब्सेंट होगा, अगर वो नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो ये बाल आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये कहीं खुद रुकेगा नहीं। तो ये मेरे पहले सवाल का जवाब है, व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो फोर्स एक्ट्स। आपने बच्चे को जवाब दिया। दूसरा मेरा सवाल है, व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स। अब तो आसान है, अगर व्हेन नो फोर्स एक्ट्स आप बच्चे को समझाने में कामयाब हो गई व्हाट हैपेंस, तो आप बच्चे को यह बोलना है व्हेन फोर्स एक्ट्स बॉडी का स्टेट चेंज होगा। उसको हम क्वांटिटेटिवली भी समझाने की कोशिश करेंगे। स्टेट चेंज होने का मतलब है ये रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब हम उसको बताएंगे इसका वेलोसिटी 0 है। अब तो तब तक तभी तो मैंने बोला था जब आप फोर्स के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे तो तब तक आपको प्रिपेयर करना है, ग्राउंड को प्रिपेयर करना है, थोड़ा बहुत उसको वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट, रफ्तार का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप कहेंगे अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, अगर इस पर फोर्स लगा तो ये मोशन में आ गया, मीन्स इसका वेलोसिटी 0 अब नहीं रहा, वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यही मेरे दूसरे सवाल का मतलब है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी जब चेंज होता है तो हम बोलते हैं देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी हम बच्चे को थोड़ा बहुत बताएंगे। इवन इफ इट इज नॉट इन दिस टॉपिक, इवन इफ इट इज नॉट इन दिस टॉपिक, लेकिन फोर्स को अच्छे से समझाने के लिए सिर्फ उतने ही पर नहीं आप रुकेंगे जो बुक में लिखा गया होगा। बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने कश्मीर के बच्चों का जो उनका फ्यूचर है उसमें अच्छा बनाने के लिए। वो ये सीखेंगे, वो इस लेवल पर होते हैं, उनकी मैच्योरिटी लेवल मैंने भी चेक करी है, मैं भी देखता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो आप अभी मुझे बताएंगे कि वहाँ पर स्टाफ जो है थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अगर टीचर मेहनत करेगा तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप कहेंगे फोर्स जब लगता है, सवाल मेरा सुनो ना पहले, व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स एक्ट्स। तो आप बच्चे को बोलेंगे व्हेन फोर्स एक्ट्स बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, मीन्स रेस्ट में है, मोशन में आएगा, मोशन में है, रेस्ट में। कभी कभी आप देखेंगे जैसे कोई बच्चा कहेगा, मुझे सवाल करेगा, सर ये वाल है तो मैं सुबह से शाम तक इस वाल को मैं परस्पायर करूंगा, मैं कैसे ना वो वैसे, मगर ये इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है, क्या मैं बताऊंगा। या तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, जब फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होगा, या फोर्स ही नहीं लग रहा है,
नहीं, मैं वहां पर उसको बताऊंगा फोर्स लग रहा है लेकिन इनसफिशिएंट है, और इसके बदले अगर आप यहाँ पर खुदा न खास्ता, मैं तो ये समझाने के लिए बोलूंगा, यहाँ पर अगर अभी ब्लास्ट होगा तो ये पीसेस में उड़ जाएगा, हो जाएगा, दूर जाएगा। तो ये भी बात करनी है क्योंकि बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं उसको बोलता हूँ देखो कर लो, यहाँ पर पुश कर लो इस वाल को, परस्पायर हो जाओ टॉप टू टो, थक जाओ। क्या मतलब है? क्या इसकी तो स्टेट चेंज नहीं होगी, ये तो रेस्ट में था, मोशन में नहीं दिख रहा है। इसका दो मतलब हो सकते हैं, या तो फोर्स लगा नहीं, या अगर लगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि फोर्स जब लगता है तो उसका स्टेट चेंज होता है। इसीलिए मैंने एक दफा वहां पर लिखा था फोर्स इज दैट पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, समटाइम्स इट मे बी इनसफिशिएंट। ये बात भी आप उसको बता सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर है व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स एक्ट्स? जवाब मैंने दिया, When force acts, the body accelerates. Accelerate होने का मतलब ही यही है that उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। न सिर्फ ये, बल्कि अगर हम यहाँ से उसको बोलेंगे कि अब आप एक और एक्टिविटी करेंगे, अब आप एक और एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पर आप उसको एक्टिविटी में ले जाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड आपका लेक्चर बनेगा। आप उसको कहेंगे मान लो यहाँ पर एक टेबल है, जैसे मैंने बनाया था अभी, इस तरह मैं बना रहा हूँ टेबल, ये टेबल है, इसकी टांगे आप भी बना सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर भी एक टेबल बना सकते हैं, ये दूसरा बनाएंगे प्लीज। हाँ क्या हुआ? ये यहाँ पर टेबल मैंने दिखाए और मैं यहाँ पर ब्लॉक रखता हूँ, राइट, ये ब्लॉक है। तो ना आप बच्चे को एक्टिविटी कराओ, एक एक्टिविटी कराओ, कहो अब इमेजिनेशन का काम है, अब आप इमेजिनेशन से उसको सिखा सकते हैं। और यू टीच फिजिक्स थ्रू इमेजिनेशन एज वेल, यू टीच फिजिक्स एक्टिविटी बेस्ड आल्सो, यू टेक द स्टूडेंट टू द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग्स, वहाँ से भी, क्लासरूम में भी। लेकिन कभी कभी इमेजिनेशन की भी बात करनी है। मैं इमेजिनेशन में 100% सही नहीं हूँ, लेकिन इमेजिनेशन से हम सिखा सकते हैं। आप उसको कहो इमेजिन, अब वो करेगा, तो उसके इमेजिनेशन ब्रेन पर आप जोर करते हैं। आप उसको कहो इमेजिन आपने दोनों पर सिमिलर सेम पुश किया, अब कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कभी कभी यहाँ टेबल है, यहाँ पर मेरे पास पेपर है, मेरे पास दो पिन्स हैं, पिन हंसा, और मैं उसको बोलूँगा थंब से दोनों पर एक जैसा दबाव डालो, मीन्स एक जैसा सिमिलर फोर्स, एक जैसा, एक ही पर्सन हो सकता है यहाँ और यहाँ मैं करूँगा, ये ज़रूरी नहीं सिमिलर लगेगा, ये अनइक्वल भी हो सकता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपने सेम फोर्स लगा दिया, लेकिन ये बिग ऑब्जेक्ट है और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है। तो सी द ऑब्जर्वेशन नाउ, क्योंकि मैं बच्चे को बोलना चाहता हूं फोर्स क्या है, क्वालिटेटिव मैंने बताया, इट इज पुल और पुश विच चेंजेस द स्टेट। अब हम स्टेट चेंज होने की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं वाल पर, यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरा फोर्स इनसफिशिएंट है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है लेकिन इनसफिशिएंट है ना। इतने मेजर करूँ तेल क्या कर रहा हूँ। अभी हम उन एग्जाम्पल्स पर जाएंगे जहाँ पर उसको क्वान्टिटेटिव हम बनाएंगे। क्वान्टिटेटिव बनाने के लिए यहाँ पर है, दो ब्लॉक ले लो, राइट, हो गया। एक ब्लॉक बड़ा है और एक ब्लॉक छोटा है, ये बिग ब्लॉक है और ये छोटा ऑब्जेक्ट है। आगे बच्चे को बताओ, कम ऑन लेट्स इमेजिन दैट हमने सिमिलर फोर्स लगा दिया, एक ही सिमिलर, कितना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है वो मुझे पता है। फोर्स वो है जो पुश फॉर्म में है, फोर्स वो है जो पुल फॉर्म में है, तो उसका मुझे मालूम है। अब मैं कहूँगा इमेजिन आप एक जैसा धक्का दे रहे हैं, यानी फिजिक्स लैंग्वेज में बोलेंगे इक्वल फोर्स लग रहा है, सिमिलर धक्का लग रहा है, वहां भी वैसा ही धक्का, यहां भी वैसा ही धक्का लग रहा है। तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में बोलेंगे इक्वल फोर्स लगाया, लेकिन इक्वल फोर्स लगाया दो ऑब्जेक्ट्स पर विच आर ऑफ अनइक्वल साइज, जिसको मैं फिजिक्स लैंग्वेज में बोलूंगा इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, मास इज लार्ज और मास इज स्मॉल। ये फिजिक्स लैंग्वेज है, वरना कश्मीरी लैंग्वेज में भी हो सकता है मास इज स्मॉल। ऐसे फिजिक्स लैंग्वेज की बात करेंगे। एक जैसा धक्का दे दो, तो कमान यूज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कहो इमेजिन हमने सिमिलर फोर्स लगा दिया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स पर लगा दिया, एक बड़ा है एक छोटा। फिजिक्स लैंग्वेज कहो इसका मास स्मॉल, इसका मास छोटा, तो कमान
टेल अस व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, टेल अस प्लीज, यू टेल अस। बहुत ही सिंपल है, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जो एक्सेलरेशन है, जो प्रोड्यूस होगा, जो चेंज स्टेट होगा, तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, लेकिन कब? तब जब फोर्स एक जैसा होता है। एक बात ये है, एक बात ये। दूसरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं तब बोलता हूं, ये जो मैंने यहां पर रिलेशन दिया ना, क्या वो तमिश पता बच्चा सन पता इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या वो मे तमिस वोन यस मास ज्यादा तथ मज एक्सेलरेशन कम, मगर तेली ये इमेजिन कोर कि मे हसा कोर हिवुई दक इन दशवनी ऑब्जेक्टन फिजिक्स लैंग्वेज तम इस्तेमाल, तो ये मेन खोत असल पे तो मेन खोत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स ब्याक एक्टिविटी करो, ब्याक एक्टिविटी करो। बेस एक्टिविटी मन दपो यम हसा दशवे हिवी ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को फिजिक्स लैंग्वेज में बोलो, इनके मास बराबर है, जितना मास इसका इतना मास इसका, ये फिजिक्स लैंग्वेज ना। कि मास क्या हो, वो तो शायद मुझे टीचर हम अर्शद साहब ने बोला कि कल इसमें कुछ बहस छिड़ गई थी, लेकिन सिंपल है, टाइम मिला तो आपको बताएंगे। इतने ज़्यादा इसमें बहस में उलझने की ज़रूरत है, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं कराना है, उसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझाएंगे। अभी यहाँ पर आकर कर चलते हैं, यम हसा दशवे हिवी ब्लॉक फिजिक्स लैंग्वेज मज गो है यम दशवे वुडन ब्लॉक, दशवे रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर मतलब गो क्यूबिकल, दशवनी मास हिवुई अके किस्म सोन। सो ऐसा करके मास दोनों का बराबर है। अब बच्चे को बताओ, यहाँ बड़ा फोर्स लगाओ, यहाँ छोटा फोर्स लगाओ, कोता लगो तिशन मुझे पता क्या, लेकिन ये तो हम इमेजिनेशन के जरिए से बताएंगे। पुश करो जोर से, पुश करो कम, तो बस यही मतलब है, ज्यादा फोर्स लगाओ कम फोर्स लगाओ। तो क्या देखेंगे, जिसमें ज्यादा फोर्स लगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये भी आप दिखा सकते हैं, ये भी आप दिखा सकते हैं। प्लीज माय डियर टीचर्स, मेहनत करने की ज़रूरत है, बच्चे को समझाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। टेबल लेने हैं, उन पर ब्लॉक्स रखने हैं, बच्चे को बोलना है दोनों ब्लॉक्स इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स हैं, सिमिलर साइज्ड हैं, तमाम चीज़ें सेम हैं। फिजिक्स लैंग्वेज में बात करके बोलना है इनके मास बराबर है। अब हम एक्टिविटी करेंगे, एक में ज़्यादा धक्का मारो, दूसरे में कम धक्का मारो, फिजिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करो, कहो एक में फोर्स बड़ा लगा, दूसरे में फोर्स कम लगा, एंड लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इट इज ऑब्जर्वेशन, इट इज एन एक्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन एंड इन इन्फरेंस। और आप ये आसानी के साथ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जिसमें फोर्स ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये भी बता सकते हैं। लेकिन ये तब ये मैंने लिखा जब ये दोनों इक्वल साइडेड है, तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ऐसे तरीके से। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप बच्चे तक ला सकते हैं। कंबाइन करो ना इनको, हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा हम फोर्स को अब बता सकते हैं कितना है। अब इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इक्वालिटी किया जा सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट भी है, उसमें भी जाने की भी जरूरत नहीं है, उसको 1 लिखते हैं। उसके बहुत रीजन है, 11th-12th में समझाएंगे, हम बताएंगे। ये इक्वेशन बन जाता है आगे के लिए। ये ब्यूटीफुल है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन इन फिजिक्स है, मोस्ट ब्यूटीफुल। आज हमारे 8th के स्टूडेंट को इस रिलेशन की बात करानी है। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन अप टू द 12th लेवल। यही फोर्स हमको समझाता है क्वांटिटेटिव। अब अगर हमको ये बहुत जगह पर मुझे हेल्प करता है। अब अगर मुझे इसका मास पता है, मान लो 2 kg, मान लो 2 kg, मान लो 2 kg। अब मैंने फोर्स लगा दिया, मुझे नहीं पता कितना, मुझे नहीं पता कितना। अगर इसमें एक्सेलरेशन आया मान लो 4, और आपने उसका यूनिट भी बताया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे को थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में जानकारी करनी होगी, तो आप जरूर कह सकते हैं मल्टीप्लाई करो हमारा फोर्स 8 हमारा फोर्स है, यानी 8 फोर्स इन अ मास ऑफ 2 kg हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ 4, या a force in a mass of this produces acceleration of this force is 8. So this gives us
द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब मेरे टीचर्स मुझे बोलेंगे ये जना सा कोर्स पर जल्दी अस तोर फिक्री कह पजर बेटा लेवल ना 8 ये बरीक चीज जन समझन जरूरत मगर चूंकि टाइम मे अक घंटे मे यपर पन दोस्त वन शायद गो यर नमाज जुमा इसलिए पढ़ो जुमा बिकॉज तुकुन ख्याल थवन नमाज जरूर फर्ज पढ़ो सर इंशाल्लाह मगर वनकस अगर कह कत हेचो ये सान खतर जरूरी तो अवे बह जल्दी जल्दी कर अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिनको समझाने की ज़रूरत है, आपको समझाने की। आपसे शेयर समझाऊंगा मैं नहीं क्योंकि आप मुझे मालूम है आप जानते होंगे और इस हम शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। आप बच्चे को ये बताओ, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द फोर्स। पहले क्वालिटेटिव आ गया, फोर्स क्या गो, फोर्स गो सो अगर यथ पे लगे तेल गमिक स्टेट चेंज या अगर ये ऑब्जेक्ट हो अगर अमिक स्टेट चेंज गो ये चेंज कर वो धक्का जो हमने दिया वो पुल जो हमने किया उसी को फिजिक्स में फोर्स का नाम दिया गया है। फोर्स इज दैट पुल आर पुश दैट चेंजेस द स्टेट, वो क्वालिटेटिव है। लेकिन ना वन दुत यह धक् वन गई स्टेट चेंज वन तोर में फिक्री अत पे फोर्स लगन कोता ये भी इंपॉर्टेंट है। वन तोर में फिक्री ऑब्जेक्ट वन तोर में फिक्री मे दित धक् वन तोर में फिक्री अत गो स्टेट चेंज वन तोर में फिक्री अत पे लोग फोर्स। फिजिक्स लैंग्वेज में मैंने फोर्स लगा दिया, इस पर फोर्स लगा दिया, स्टेट चेंज हुआ। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि फोर्स कोताज फोर्स, उसके लिए आप इस चीज़ की बात करके यही हमारे लिए भी कॉन्सेप्ट है फोर्स के बारे में। कोताज लो हमेशा के लिए मदद करेगा। ये 2 है ये 4 है, फोर्स इज 8 और उसको बोलते बाद में 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन फोर्स वो समझेगा। ये 8 ये 1 फिर भी 8, ये 4 ये 2 फिर भी 8। इस तरह हम फोर्स को क्वांटिटेटिव कर लेंगे। एक और बात इसके बारे में जो सवाल मैंने बोला था, पहले मैंने बोला था व्हाट हैपेंस व्हेन नो फोर्स एक्ट्स, दूसरा मैंने बोला था व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स एक्ट्स, तीसरा मैंने बोला वेयर डज दिस फोर्स कम फ्रॉम। वो ब्याक सवाल कर बच में दपन मे तौर फिक्र धक्का लगा दिया, मे तौर फिक्र स्टेट गई चेंज यह वो फिजिक्स में वो फोर्स मे बेनो ये वो फोर्स कोता दोपुत फोर्स गो वो फोर्स एक्ट गई स्टेट गई चेंज फोर्स कोता यह बह याद वन यह लगे मे पता अगर मे प्रत जाए ये हेल्प कर अगर मैं कुछ जाए में रुकावट कर तेल वो मे ये मगर ये फोर्स आता कहाँ से है। तो इसके लिए जवाब होगा फोर्स को अप्लाई करने के लिए इस ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक जो इस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए देयर हैज टू बी अनदर ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। फोर्स आता कहाँ से है, फोर्स क्या है, अगर फोर्स नहीं है तो तब क्या है, अगर फोर्स है तो अब क्या है। लेकिन अब सवाल है ना ये फोर्स आता कहाँ से है। तो फोर्स को इस पर अप्लाई करने के लिए, इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करने के लिए, इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करने के लिए देयर मस्ट बी अनदर बॉडी। यानी अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा ये बायां हाथ है, अगर मैं बाएं हाथ पर फोर्स अप्लाई करूंगा मेरे पास ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन एक बहुत कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपने इस हाथ से इस पर फोर्स अप्लाई किया ए से बी पर, क्या बी से ए पर? आंसर इज यस, आंसर इज यस। सिर्फ ऐसा नहीं कि ए से बी पर होगा और बी से ए पर नहीं होगा, ये हमेशा के लिए म्यूचुअल है, हमेशा के लिए म्यूचुअल। जिसको आप अगर बच्चे को समझाना चाहते हैं एक्शन रिएक्शन बात कर सकते हैं और बाद में बता सकते हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये भी बात उसके दिमाग में बिठा सकते हैं आगे जाने के लिए। बस मैं यही कहूँगा दैट फोर्स को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू हैव एन अनदर ऑब्जेक्ट। ब्याक सवाल है, इज इट नेसेसरी दैट इस पर अप्लाई करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे इज इट नेसेसरी दैट हैज टू बी इन कांटेक्ट? आंसर इज नो, आंसर इज नो, नेसेसरी नहीं है तो भी होगा। इसलिए हम फोर्सेस को जैसे आपके सिलेबस में है 8th क्लास में कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। थोड़ी एग्जांपल देंगे, हालांकि फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है जिस पर बात की जा सकती है। मस्कुलर फोर्स आप बता सकते हैं, आपने उसको उठाया तो इट्स अ मस्कुलर फोर्स, मसल्स के जरिए से आपने इस पर लगा दिया और इसका स्टेट चेंज किया, तो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी आप बता सकते हैं, जैसे चार्जेस
की बात भी बच्चे को करनी है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रम से आया था, इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़, इसलिए मैंने कहा था नाम कहाँ से आते हैं। इसमें हिस्ट्री होती है, कभी जगह से, कभी साइंटिस्ट से, कभी किसी और रीज़न का वजह होकर के हम नाम देते हैं। हमें नाम से लेना देना नहीं है। हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या गई, फोर्स एट अ डिस्टेंस थे, इस पर लगेगा फोर्स, इससे लगेगा फोर्स, अगर जी इनका आपस में कांटेक्ट नहीं है। ये भी है ग्रेविटेशन है, जैसे वहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, इनके बीच में फोर्स है, हालांकि इनमें कांटेक्ट नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। तो हमारे पास बहुत सारे मिसालें हैं जहाँ से हम बच्चे को बोल सकते हैं फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स भी है और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है। आप मिसालें अपने डे टू डे लाइफ से बहुत दे सकते हैं, फ्रिक्शन जैसे, मस्कुलर फोर्स जैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस तरह की आप बात कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अगर आपने बच्चे को 8th लेवल पर इनके बारे में थोड़ा समझाया, ये कुछ जो है जो आप फोर्स के बारे में बच्चे को बता सकते हैं। फिर कुछ आप उसको क्वेश्चन करा सकते हैं। आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है 2 kg है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, मैंने फोर्स इस पर लगा दिया, इसमें एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो बताओ जो फोर्स लगा कितना। आप कह सकते हैं फोर्स इज 2 × 4 8, आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं। इसको भी ये सिंबल बताओ, आगे के लिए वो सीखेगा। सिर्फ यही नहीं, आप कभी ऐसा कहेंगे कि मैंने फोर्स 4 न्यूटन लगा दिया एक बॉडी ऑफ मास 2 kg पर, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या है, रिवर्स करके, यानी आप उसको इसके बेसिस पर कभी ये दो दे करके ये मालूम करेंगे, कभी कुछ और दो करके ये मालूम करेंगे। इस तरह की आप कुछ एक्सरसाइजेस आप करा सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने 4 न्यूटन इस पर फोर्स लगा दिया तो कितना एक्सेलरेशन होगा, इस तरह से बात हम करेंगे। इवन अगर आप कहेंगे 4 न्यूटन और एक्सेलरेशन बताओ बॉडी का मास क्या होगा, वो भी आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। ये है फोर्स, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स और ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस तरह बच्चे के लिए बात करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता मिसालों से समझाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। हालांकि इसमें बहुत कुछ भी बताया जा सकता है। जब हम कहते हैं सर एक्चुअली बेसिक फोर्सेस कितने, मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। एक्चुअली 4 हैं, तमाम फोर्सेस दैट आर इन नेचर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे कोई भी नाम ले लो इन्हीं में आ जाएगा। ये होता है, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक्स के बारे में फोर्स नॉर्थ साउथ रिपल्शन अट्रैक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, वीक न्यूक्लियर है, ये तो हमको पर्टेन नहीं करते। तो हमारे जो भी फोर्सेस हम बच्चे को समझाएंगे इनमें आ जाते हैं। इनमें कभी कभी नाम हम अलग देते हैं, हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं जो कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। मान लो यहाँ पर एक टेबल में फिर बना रहा हूँ, एक टेबल बनाया यहाँ पर और टेबल पर एक ब्लॉक है, तो एक कांटेक्ट है, कांटेक्ट की वजह से इन पर फोर्स है, उसी को हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और कितने होते हैं, कैसे मालूम किए जाते हैं, इनको एम्पिरिकली मालूम किया जा सकता है। तो माय डियर टीचर्स, पहली बात मैं यहाँ पर स्टॉप कर लूँगा। हालांकि मेरा लेक्चर अभी ओवर नहीं हुआ, लेकिन फोर्स के बारे में जल्दी में आ जाऊँगा। जब आपको फोर्स के बारे में बताना होगा, आप थोड़ा सा फिजिक्स की बात करो बच्चे से, आप थोड़ा सा और टर्म्स की बात करो कि यहाँ पर टर्म्स की बात करनी होती है। ऐसे करते करते आप उसको कहो कि हम इस कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझाओ स्टेट ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बोला स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसको कहो अगर ये स्टेट चेंज हुआ या चेंज होने की कोशिश हो गई तो जो वो कर रहा उसी को फोर्स कहते हैं। उसके बाद उसको फोर्स के बारे में कुछ सवाल जो मैंने यहाँ दिए, कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता है, फोर्स एक्ट करता तो क्या होता है, और फोर्स आता कहाँ से, और फोर्स कितना है, ये 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। फोर्स एक्ट नहीं करता है तो क्या होगा, फोर्स एक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्ट करता तो कितना एक्ट करता है, और फोर्स आता कहाँ से। आने के लिए उसको बोलो अगर आपको इस पर फोर्स अप्लाई करना है तो यू हैव टू हैव अनदर बॉडी। एक बॉडी है, इनको मटेरियल फोर्सेस बोलते हैं, जो अप्लाई करेंगे इस पर और अप्लाई करने के लिए दूसरी बॉडी ज़रूरी है। लेकिन 2 बॉडीज को कॉन्टैक्ट में होने की ज़रूरत नहीं है तो वो भी होगा, नहीं तो ऐसे भी मिसालें हैं। पुल, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, ये कॉन्टैक्ट की वजह से है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स है, फोर्स ऑफ जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोलते हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो ये क्यों होते हैं, ये बेसिक फोर्सेज हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूंगा सब टीचर्स के साथ,
अगर मैं बेसिक की बात करूँगा, जब मैं बोलता हूँ बेसिक फोर्स, तो बेसिक फोर्स बच्चे को समझाना है। बेसिक फोर्स उसको बोलते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है ना जी, क्या है बेसिक। बेसिक ये इसलिए है कि इन्हीं के ज़रिए से हम सारे अराउंड को समझा सकते हैं। हम इनका, आप उसको बेसिक मत मानो तो कम ऑन लेट्स एक्सप्लेन दिस वी विल फेल, तो इसको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, जिसका इस्तेमाल करा इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इनको आप बेसिक फोर्सेस बोलते हैं। तो यही फोर्सेस हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। यही इसमें कुछ सवालात हैं जो आप बता सकते हैं। अब हम उसके बाद बच्चे को प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताते हैं। प्रेशर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी है, मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊंगा। राइट, बोलिए सर। कैन वी कन्वर्ट फोर्स असाइंड टू न्यूटन, कैन वी कन्वर्ट देम इनटू फोर्स? यस ऑफ कोर्स, वो सिलेबस में है। यस सर ताकि ये कैसे थोड़ा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट में, कॉन्क्रीट मतलब नहीं, देखो सर ये बात जाहिद सर। यस सर। राइट, देखो हमें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो एसआई यूनिट्स है, ये बात करनी है, यूज एसआई यूनिट्स वेयर एवर पॉसिबल। हालांकि हम बच्चे को एसआई यूनिट्स के अलावा कुछ और यूनिट्स की भी बात कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जैसे अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स में न्यूटन यूनिट है, उसका डाइन भी यूनिट है, और इसके लिए हॉर्स पावर जो है में ये नहीं है। आप किसमें चाहते थे जी? जैसे मास का किलोग्राम्स है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड है। राइट। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यूटन कैसे बनता है? न्यूटन कैसे बनता है? कैसे हम तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। राइट। इसको कॉन्क्रीटाइज करने के लिए, ब्रेन में कॉन्क्रीटाइज करने के लिए इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड हो जाए कि कितना है। नहीं, हॉर्स पावर तो यूनिट ऑफ फोर्स नहीं है ना। देखिए सर, जैसे हमारे पास किसी चीज का मास 4 kg है। ठीक है, ठीक। तो हम बच्चे को दिखा सकते हैं बैलेंस से इसका ये है, या उसके हाथ में दे सकते हैं, वो फील कर सकता है, परसीव कर सकता है। राइट। तो उसका कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीटाइज हो सकता है। तो राइट। न्यूटन जो है ना, जैसे हम उसको बोलेंगे कि मैंने 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक। 8 न्यूटन फोर्स, तो इसको कॉन्क्रीटाइज करने के लिए वो कैसे समझ सकता है कि 8 न्यूटन फोर्स कितना होता है? वही तो मैंने, राइट सर, राइट, मैं समझ गया आपका सवाल। पहली बात ये कि हर एक चीज़ को आप बैलेंस में लगा करके नहीं बता सकेंगे। एक बात, यानी जब आप कहेंगे कि मुझे बोलना है शुगर का मास 4 kg है, तो मैं एक तरफ 4 kg रखूँगा तो दूसरी तरफ शुगर रखूँगा, ये बैलेंस हो तो कहूँगा ये शुगर जो है इसका मास 4 kg है, क्योंकि मैंने इस बैलेंस के एक पैन में 4 kg रखा। राइट। लेकिन जब ये 4 kg, 1 kg, आपको पता है 1 kg क्या है, किसको बोलता है 1 kg? That's a known quantity. कितना? 1 kg mass. नहीं। मतलब प्लीज मैं कोशिश करूंगा। आपका सवाल का मतलब है कि बच्चे को मुझे बोलना है 4 न्यूटन है, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा? जैसे मैं शुगर का मास कर रहा हूं और उसको मैं समझा सकता हूं, मैं उसको कैसे बताऊंगा? उसके लिए फिर भी, क्योंकि यही तो फिजिक्स है, इसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा कि जब मैं उसको बोलता हूं ये 4 kg मास है, पहले आपने जो हॉर्स पावर बताया वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो पावर में होता है, उसको हम छोड़ देंगे। हम यहाँ पर आएंगे 4 kg है, तो बच्चे को हम बैलेंस लेते हैं, कहते त्रकड़ी पोत तराजू, तो यहाँ पर 4 kg रखेंगे, वो जो उसको समझ आए यहाँ से 4 kg, तो यपर त्रावन शुगर, तो यह गसन बैलेंस, तो दपान हथ सन 4 kg खंड। मगर बच्चा यहाँ पर सवाल मुझे कर सकता है कि 1 kg क्या है, कितने मास को 1 kg कहा जाता है? उसके लिए साइंस ने सोल्यूशन दिया है, फिजिक्स ने सोल्यूशन दिया है। फिर हमने ये शक्ल उसको दिया और आयरन का लिया, इस शक्ल का बनाया और कहा ये 1 kg है। लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत फिजिक्स कार फरमा है, इसके पीछे बहुत बहुत सोल्यूशन हैं। एक बात मान लो, मसलन
हम कहते हैं उसको, आप बाकी भी टीचर्स अटेंटिव रहो, सवाल है तो जल्दी जल्दी जवाब देंगे। एग्जाम्पल यहाँ है कि जो जहाँ पर है क्या, नहीं 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 मैं ये नहीं बोलता, फ्रेंच में, फ्रांस में, पेरिस में एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये फ्रांस में है, पेरिस में है। वहाँ पर एक सिलेंडर को रखा गया है, एक सिलेंडर है प्लेटिनम इरिडियम का, उसको रखा गया है। क्योंकि पहले ज़माने से अगर तो घर की पता है तो एक बच्चस वन सान घर अख कन पे दाकार दिन दपान यह त्रक वह गई शुरा त्रक हद सा वो दाकार बेस लकटी पान बड़ी पान अत कन्फ्यूजन ग सो वैसे तो हमने मैथ्स को मेजर किया है डे टू डे लाइफ में, फिर साइंस में भी इसको मेजर करने की बारी आ गई। लेकिन साइंस में मेजर करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि जिस मैथ्स को मैं 1 kg कहूँ उसी मैथ्स को यूरोप वाले भी 1 kg कहें, ताकि जब ट्रेड और कॉमर्स हो उधर से हमें उनके दरमियान कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये चला, वरना अपना अपना स्टैंडर्ड क्लियर। सर मैं अगली मर्तबा कोशिश करूँगा, मेरे पास इस वक्त टाइम कम है, मैं अगली मर्तबा हाँ एक बात बताऊँगा कि जैसे ये मैथ जो हुआ इसी तरह से जब मैंने इस रिजल्ट को सामने लाया तो इस रिजल्ट को लाने के लिए बहुत काम किया गया। और उसके बाद बच्चे को ये बोलना कि अगर आपको पता है ये 2 kg है, मान लो एक ब्लॉक है 2 kg है इस टेबल पर, और मैंने फोर्स लगा दिया, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, उस पर पुश करा, धक्का मारा, एक फोर्स लगा दिया, लेकिन अभी पता नहीं कितना। हाँ अभी एक चीज़ पता है कि इसका एक्सेलरेशन है वो मेजर किया जा सकता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, 8, 7, 6 लेवल पर थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं कहूँगा कि मैंने जो फोर्स लगा दिया वो 8 है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि ये है किलोग्राम 8, लेकिन ये चूंकि बड़ा बना, इनकन्वीनियंट लिखने में आ गया, और न्यूटन को क्योंकि इसका काम बहुत था, उसका नाम जिंदा रखने के लिए हमने इस चीज को कहा ये 8 न्यूटन है। ये इसके लिए रीजन बन जाता है। इसके लिए कोई बैलेंस नहीं है कि बैलेंस में यहाँ पर रखूंगा मैं ये, यहाँ पर मैं रखूंगा ये, और कहूँगा चलो ये, फिर भी सवाल आ जाएगा 1 किलोग्राम क्या हो गया। तो कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, इस वक्त मैं आपको इसके बारे में बात करूँगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। राइट सर, मैं कोशिश करूँगा अगले, अगर उन्होंने टाइम दिया। हाँ राइट सर, 1 बजे। चलो सर, आपका शुक्रिया, आप जुड़े रहे। नमाज का टाइम है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नमाज भी है। अगर मौका मिला आपसे बात करने का एक और लेक्चर्स में, कुछ और लेक्चर, एक में तो ये नहीं होगा, कुछ और लेक्चर्स आपस में शेयर कर लेंगे इसी मोड के ज़रिए से, वर्चुअल मोड के ज़रिए से, और इन बातों पर फिर बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।